I Were You, ये एक नाटक है और डगलस जेम्स ने लिखा है। इस नाटक में बताया है कैसे जेरल्ड, जो एक मेन कैरेक्टर है इसमें, अपनी बुद्धिमानी से एक क्रिमिनल को, एक मुजरिम को न केवल पकड़ ही लेता है बल्कि उससे अपनी जान भी बचा लेता है। आइए पढ़ें। जेरल्ड जब बात करता है, टेलीफोन पे जिस समय बात कर रहा है उसी समय एक इंट्रूडर एक अजनबी उसके घर में घुस आता है और उस पर बंदूक तान के उससे उसके पते के बारे में पूछता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये क्योंकि नाटक का रूप है इसलिए स्टेज बना हुआ है और स्टेज पे एक घर का रूप दिया है। एक कमरा है जिसमें एक टेबल है, एक चेयर है और टेबल पर ही टेलीफोन रखा हुआ है, एक दीवान भी है। ये जेरल्ड नाटक के कपड़ों को दिया करता था। नाटक के रिहर्सल्स के लिए, नाटक के लिए जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो ये कपड़े भेजा करता था। और इसी दौरान जब कर्टन खुलता है तो हम देखते हैं कि जेरल्ड बातचीत कर रहा है टेलीफोन पे और वो किसी से कह रहा था कि जिस पार्टी को भी कपड़े चाहिए वो पार्टी स्वयं ही जेरल्ड से 10 मिनट बाद बात करे और उसको किस तरह के कपड़े चाहिए वो उस पार्टी को जेरल्ड समझा पाएगा। जिस समय जेरल्ड बात कर रहा है उसके बाद वो बैग पैक करने लगता है क्योंकि उसे सामान पहुंचाना है। इसलिए वो सामान जो नाटक में काम में आते हैं, मूछ आदि, ये सब चीजें एक बैग में पैक करके दीवान पर रख देता है। और जब वो पैक कर रहा था उसी समय एक अजनबी उसके घर में घुस आता है, लेकिन जैसे ही वो अजनबी आया अंदर, उसके हाथ में बंदूक थी और जब वो अंदर घुसा तो वो एक टेबल से टकरा जाता है और उस आवाज के कारण जेरल्ड पीछे मुड़ के देखता है और तुरंत वो अजनबी बंदूक तान के जेरल्ड पे कहता है कि अपने हाथ ऊपर कर लो और अपने बारे में पूरी जानकारी मुझे दो। जेरल्ड बिल्कुल घबराया नहीं और बहुत ही आम तरीके से उससे बात करने लगता है और उससे यही कहता है कि यदि तुम मुझे ऐसे बंदूक के सामने रखोगे तो मैं तो आसानी से अपनी बातचीत कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे दिल में घबराहट होती रहेगी, दिल की धड़कन तेज रहेगी। इसलिए मैं अगर थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में रहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसने कहा ठीक है, तो उस दीवान पे बैठ जाओ। तो वो उस दीवान पे जेरल्ड बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या यहाँ पे अकेले ही रहते हो? जेरल्ड ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न दूं तो क्या होगा? उस अजनबी ने कहा कि देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निश्चित रूप से मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो, नहीं तो ये जो मेरे हाथ में बंदूक है ये कोई खिलौना नहीं है और मैं तुम्हें घुटनों के बल चला दूंगा यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। उसने कहा ठीक है, मैं प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से दूंगा, लेकिन तुम क्या जानना चाहते हो? उसने कहा तुम्हारे जीवन के बारे में बताओ और तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे इस कॉटेज में। उसने कहा ठीक है और जेरल्ड ने कहा ओ, आज तो मेरे पास बहुत ही अच्छी ऑडियंस आई है, मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है और हो सकता है कि ये मेरे बारे में लिखना भी चाहते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनाना। और जेरल्ड ने बताना शुरू किया कि कैसे बचपन में जिप्सीज उसे उठा के ले गए थे और अब 32 साल की उम्र उसकी हो गई है और अब ये यहाँ इस एसेक्स कॉटेज में रह रहा है। उस अजनबी ने तुरंत कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी बचपन की कहानी नहीं सुननी, मुझे तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो या कोई और भी साथ रहता है? कौन कौन तुमसे मिलने आता है और तुम्हारा कारोबार क्या है? उसने कहा ठीक है। उसने कहा मेरा नाम तो जेरल्ड,
विंसन चार्ल्स है और मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। उस अजनबी ने तुरंत उससे कहा कि मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद है और मैं अपना नाम बताना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारा नाम इसलिए चाहिए ताकि मैं तुम्हारे नाम के जरिए अपना कारोबार, अपना धंधा चला सकूं। उसने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? उसने कहा, क्यों, तुम भी साथ रहना चाहते हो क्या? जेरड ने उस अजनबी से पूछा। उस अजनबी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम तो यहाँ कुछ ही समय के लिए रहोगे, उसके बाद मैं इस घर में अपना डेरा जमा लूंगा। जेरड ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद तुम्हें जान से मारूंगा और फिर मैं यहाँ रहना शुरू कर दूंगा। जेरड ने उससे पूछा, भाई क्या कारण है कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? उसने कहा कि जब मैं उस जगह पे था जहाँ मैं भाग के पुलिस से भागता हुआ, दौड़ता हुआ, छुपते छुपाते जब मैं पहुंचा था, वहीं तुम्हें मैंने कार में देखा था और कुछ दो लोग तुम्हारे बारे में उस समय बात कर रहे थे जो मैंने सुन ली। और वो लोग कह रहे थे कि तुम बहुत ही अजीब से कैरेक्टर हो, कभी तुम अचानक उत्पन्न हो जाते हो, कभी तुम अचानक गायब हो जाते हो और जितने भी तुम ऑर्डर्स लेते या देते हो वो सब टेलीफोन पे ही करते हो। तो ऐसा ही शख्स मुझे चाहिए, ऐसा ही व्यक्ति मुझे भी बनना है, क्योंकि मैं अपने धंधे में इसी प्रकार का काम करना चाहता हूँ। जेरड ने पूछा, अच्छा तो अगर तुम एक क्रिमिनल हो तो भाई क्या कारण है जो तुम पुलिस से इधर उधर भाग रहे हो? अपना काम करो और पुलिस से बचते रहो। उसने कहा कि मैंने जब गोली चलाई तो एक पुलिस वाले को लग गई और उसी के कारण मुझे वहां से भागना पड़ा। और जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे जब तुम दिखाई दिए तो तुम्हारी कदकाठी मेरे समान है, तुम्हारा चेहरा भी मेरे चेहरे से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें मार के अपना कारोबार शुरू करूंगा तुम्हारे नाम से, ताकि मैं पुलिस से बच सकूं और चैन की नींद सो सकूं। जेरड ने कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम ही स्वयं फंस जाओगे, क्योंकि तुम अगर मुझे मारते हो तो पुलिस निश्चित रूप से तुम्हें मर्डरर कह के बुलाएगी और उस मर्डरर की तलाश करेगी। और अगर तुम मेरा नाम लेके ही मुझे मारते हो तो भी तुम फांसी पे चढ़ोगे, क्योंकि तुम जेरार्ड चार्ल्स बन के अगर तुम मारते हो तो भी जेरार्ड चार्ल्स तो फांसी पे चढ़ेगा ही। निश्चित रूप से अंत में यही होगा कि तुम कारोबार नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हें तो पुलिस फांसी पे चढ़ा देगी। इतनी ही देर में उसने ये भी उससे पूछा जेरार्ड से कि वो जो कार वहां खड़ी है वो भी तुम्हारी ही है? जेरार्ड ने, क्योंकि अब थोड़ा सा शक पगा गया था, डर गया था, उसने कहा हाँ वो कार भी मेरी ही है और उसी कार में मैं तुम्हें छुड़ा भी सकता हूँ, तुम्हें मैं दूर कहीं ले चलूंगा और तुम पुलिस वालों से बच जाओगे। उस अजनबी ने कहा, नहीं, मुझे तो तुम पे विश्वास नहीं है। जेरार्ड ने कहा कि भाई मैंने एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा किया हुआ है और वो व्यक्ति मुझे ये सूचना टेलीफोन पे दे देगा कि कब पुलिस वहां पे आई है मेरी तलाश में, और उस सूचना के पाते ही मैं उस कार में चला जाऊंगा। उस अजनबी ने पूछा कि भाई तुम क्यों पुलिस से भाग रहे हो? उसने कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं भी जब वहां से भाग रहा था तो मेरे संगी साथी कुछ दस्तावेज लेके भाग रहे थे और उसी दौरान मेरे हाथ से गोली चल गई और गोली किसी पुलिस वाले के जाके लगी और इसी कारण मैं भी अपनी जान बचा के वहां से भागा हूँ। और मेरे दोस्तों को तो उन दस्तावेजों को जला देना चाहिए था। अब वो कर सके या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो दोस्त उस सड़क के किनारे खड़ा है वो मुझे निश्चित रूप से 10 मिनट के अंदर ही टेलीफोन करके बता देगा कि पुलिस आ रही है या नहीं। और तब भी अगर तुम्हें विश्वास न हो तो तुम, जिसे मैं अपनी कार में भगा के ले जाऊंगा,
तुम्हारे पास तुम्हारी गन है जिसमें गोलियां हैं। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो उसी कार में मुझे गोली मार देना। और उसने एक दरवाजा जेरर्ड ने दिखाया कि ये सीधा गैराज की तरफ ही जाता है। जब उस अजनबी को विश्वास नहीं हुआ तो जेरर्ड ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, टेलीफोन आता ही होगा। और ये दरवाजा है, इसमें से अगर तुम झांक के अंदर देखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें गैराज और वो कार नजर आ सकती है। कुछ समय बाद उस अजनबी को थोड़ा सा जेरर्ड पे विश्वास होने लगा और जैसे ही उस टेलीफोन की घंटी बजी, उसने कहा, जेरर्ड ने कहा अपने अजनबी दोस्त से कि भाई देखो घंटी बज गई है, अब हमें यहाँ से जल्दी ही चलना चाहिए। तुम्हारा क्या इरादा है, चलना है या नहीं? ये सुनते ही अजनबी ने कहा, अच्छा ठीक है चलो। और अब जेरर्ड की बारी थी। जेरर्ड ने कहा, नहीं, अब मुझे जाने की इच्छा नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, पुलिस वाले वहीं कहीं बाहर खड़े होंगे। अजनबी ने कहा, नहीं, तुमने कहा था कि यहाँ से गैराज का रास्ता है, मुझे देखने दो। और जैसे ही उस दरवाजे को जेरर्ड ने खोला और उस अजनबी ने उस दरवाजे में से बाहर झांकना चाहा, जेरर्ड ने पीछे से उसे धक्का दे दिया, उसके हाथ से गन गिर गई और वो दरवाजे के अंदर चला गया। जेरर्ड ने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। वो असल में दरवाजा किसी गैराज का नहीं था, बल्कि अलमारी का दरवाजा था और वो उसी अलमारी में बंद हो गया। उसके बाद जेरर्ड ने टेलीफोन उठाया और आपको याद ही होगा कि 10 मिनट का टाइम उसने दिया था जिस पार्टी से उसको बात करनी थी और उसे कपड़े पहुंचाने थे। उस पार्टी का ही टेलीफोन था और उस पार्टी को जेरर्ड ने कहा कि भाई सार्जेंट, जो मेरा एक दोस्त है, उस सार्जेंट को मेरे घर भेजो पहले, और वो कपड़े, नाटक के जो कपड़े हैं वो मैं अभी तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, पहले उस सार्जेंट को मेरे घर पहुंचा दो और वो सार्जेंट तुम्हें क्लब में मिल जाएगा। और ये कहते हुए उसने टेलीफोन बंद किया और सार्जेंट का इंतजार करने लगा। जेरर्ड को अब दिमाग में यही आया कि अब जो दूसरा नाटक वो लिखेगा, इसी थीम पे बेस करके वो नाटक लिखेगा।